जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने मैथ्स मैजिक क्लासेस में। हमारे नए साथियों को भी हमारे मैथ्स मैजिक क्लासेस में मोस्ट वेलकम। तो आज हम लोग मैथ्स ना सीखकर आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फिजिक्स का, भौतिक शास्त्र का। ठीक है, और भौतिक शास्त्र का आज मेरा फर्स्ट क्लास है और उम्मीद करता हूँ कि अपने फर्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझा पाऊँ, अच्छे से आप लोगों को फिजिक्स के इक्वेशन को सिखा पाऊँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी सीख पाए। हो सकता है मेरा ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन एक चीज आप ही लोग बताइए कि अगर मान लो हमारा वीडियो 5 ही मिनट का बना है लेकिन आप लोग उसमें सीख नहीं पा रहे हो, जल्दी जल्दी आपको बताया जा रहा है और आप उसको माइंड में समझ नहीं पा रहे हो, तो उसका कोई वैल्यू है क्या? नहीं ना। तो वीडियो हो सकता है ज्यादा हो लेकिन आपको सिखाए बिना यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमारा जो आज लेने वाला है वो भौतिक शास्त्र का हमारा फर्स्ट अध्याय का कक्षा 12वीं बोर्ड एग्जाम से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस इक्वेशन को आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो स्थिर वैद्युत है जो फर्स्ट अध्याय है उसी में से हमारा एक नियम है। कौन सा नियम? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम या व्युत्क्रम वर्ग का नियम, इसी को कौन से नियम कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तो कूलाम का नियम क्या है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है, इसको हम लोग पूरा आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। कूलाम कूलाम कौन है? कूलाम नाम सुनकर ही हमको लग रहा है कोई वैज्ञानिक है। ठीक है, क्या है? कोई वैज्ञानिक है। तो सच में ये कोई वैज्ञानिक है? तो परिभाषा आपको कैसे लिखना है किसी भी फिजिक्स में उसको भी देखो। ठीक है, अगर आप लोग किसी वैज्ञानिक का नियम दे रहे हो तो कोशिश करना कि थोड़ा सा वहाँ पे वैज्ञानिक के बारे में भी शो कर देना। अगर उसको शो कर देते हो तो वहाँ पे नंबर मिलने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उसमें आपको पूरा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कूलाम कौन है देखते हैं। सन 1785 में, कितने में? सन 1785 में एक जो है एक भौतिक शास्त्र के एक में भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? जिनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन। चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम। चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम, जिन्होंने एक नियम दिया। कौन सा नियम? उसको भी देखेंगे। ठीक है, ऑगस्टीन कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया। क्या किया? एक नियम प्रतिपादित किया जिसके अनुसार जिसके अनुसार किन्हीं, ठीक है, ये हमारा जो नियम दिया गया है जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम या कूलाम का नियम है उसी का क्या है? डेफिनेशन है, जो यहाँ से हमारा ये शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ जाते हो तो जो परिभाषा है उसको आप लोग खुद बना सकते हो। ठीक है, आप लोग खुद बना सकते हो। किन्हीं दो बिंदु किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेश आवेश मतलब प्लस माइनस जो चार्ज रहता है ना, उसी को हम लोग यहाँ आवेश के नाम से जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास है, हर चीज को आपको पूरी तरीके से बताकर जाऊंगा। ठीक है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कोई दो बिंदु आवेश है, उन दोनों के बीच में कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या हो रहा है? बल लग रहा है। ठीक है, कितने बिंदु आवेश है? दो बिंदु आवेश। लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के परिमाण या परिणाम, या इसको छोड़ोगे तो भी चलेगा, दोनों आवेशों के गुणनफल गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती। अब ये गुणनफल मतलब गुणा के रूप में। अनुक्रमानुपाती का क्या होता है इसको आपको इतने अच्छे से बताऊंगा कि अगर आपको मैथ्स में भी आता है तो भी आप लोग भूल नहीं पाओगे। ठीक है, बस इसको पूरा ले लेते हैं उसके बाद समझेंगे। ठीक है, अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच किनके बीच? दो बिंदु आवेश है उनके, जो बिंदु आवेश है ना उनके बीच की दूरी के वर्ग के
दूरी के वर्ग के बराबर होता है। मानता हूँ राइटिंग मेरा अच्छा नहीं बनता, जानता हूँ, मानता नहीं जानता हूँ, बट कोशिश करूंगा कि आपको पूरे तरीके से दिमाग में भेज सकूं, ठीक है, समझा सकूं, सिखा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का यही जो है, यही हमारा बराबर होता है, दूरी के वर्ग के बराबर नहीं, इसको थोड़ा सा, जो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। हो सकता है बीच बात में हमसे भी कुछ ना कुछ गलतियां होते रहते हैं, हम भी एक तो इंसान ही है ना, गलती करेंगे तभी तो सीख कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझो जिसने कभी गलती नहीं किया उसने बड़े संघर्ष कभी किया ही नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं तो क्या हो रहा है। डेफिनेशन, किन्हीं दो बिंदु आवेशों, कोई भी दो बिंदु आवेश है, उनके मध्य लगने वाला बल, वहां पे मान लो कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो काम हो रहा है, वहां पे दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती, और यहाँ आ रहे हैं जस्ट उसी का अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है, जैसे कि मान लो ए इक्वल टू हमको अनुक्रमानुपाती 5 समझना, ठीक है। ए अनुक्रमानुपाती 5, चिन्ह वही रहता है दोनों का, बट रिजल्ट अलग अलग मिलता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा आगे जाकर ए इक्वल 5, ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती में क्या हो जाएगा बराबर, अनुक्रमानुपाती में क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। और इसी को आगे देखते हैं, ए व्युत्क्रमानुपाती 5, चिन्ह तो वही रहेगा दोनों में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में अलग हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती में क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, और विपरीत हो जाएगा, अपोजिट मतलब उल्टा, उल्टा हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ ए इक्वल टू हो जाएगा 1/5, ठीक है। यहाँ अनुक्रमानुपाती में क्या हुआ 5, और यहाँ व्युत्क्रमानुपाती में वही चीज क्या हो गया 1/5, इसी को हम लोग अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो ये चीज क्लियर है, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है। अब आगे हम लोग एक छोटा सा आपको चित्र के रूप में शो कर रहा हूँ, अगर आप उस चित्र को समझ जाते हैं तो ये इसको भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज में हम लोग चित्र के माध्यम से क्या बोल रहे हैं ये भी पता चल जाता है। तो यहाँ क्या बोला है, किन्हीं दो बिंदु आवेश, किन्हीं दो बिंदु, मान लो हम लोग कोई दो बिंदु आवेश लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों को मान लो Q1 है, यहाँ पे Q2 है, और उन बिंदु आवेशों में एक प्लस और एक माइनस, ये मान के चलते हैं। यहाँ प्राथमिक बिंदु हो गया पहला वाला, यहाँ दूसरा पे, और उन दोनों के बीच की दूरी क्या मान के चलते हैं, आर, दोनों के बीच की दूरी क्या है आर, ठीक है। अब इसी का इक्वेशन बनाते हैं। अब चलो यहाँ से हमारा गणितीय व्यंजक शुरू होता है, और फिजिक्स में आपको पता ही होगा कि बहुत बड़े बड़े जो है गणितीय व्यंजक आते हैं, लेकिन आपको बहुत इजी तरीके से बताते जाऊंगा, ठीक है। तो गणितीय व्यंजक निकालने का आप शुरू करते हैं, गणितीय व्यंजक, ठीक है। गणितीय व्यंजक में अब हम लोग चलते हैं, ये तो हो गया हमारा परिभाषा, ये हो गया छोटा सा शो चित्र के रूप में। अब गणितीय व्यंजक में आ गए। गणितीय व्यंजक में आपको क्या करना है, मान लो मान लो गणित आए, मानना शुरू हो गया है, पानी उड़ता है, सच में उड़ता है, भैंस उड़ता है, मान लो, मानने में क्या है गणित वाले हो, ठीक है। मान लो Q1 व Q2, Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है, ठीक है। Q1 और Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश है, तथा 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 उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी क्या है आर, उनके बीच की दूरी क्या है यहाँ पे आर है। तब अब दोनों के बीच की दूरी आर है, तब इन दोनों के आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या लग रहा है बल, तो इन दोनों के बीच में जो बल है उसी को देखेंगे। तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल परिभाषा से मतलब इस नियम से, ठीक है, नियम से भी लिख सकते हो, परिभाषा से भी लिख सकते हो। कभी भी एक चीज आप लोग नोटिस रखना, एक चीज को ध्यान में रखना कि कभी भी कोई चीज बताते हैं तो आपको कभी भी हूबहू नहीं करना है, आप लोग जैसे समझते हो वैसी चीजों को नोट करने की कोशिश किया करो, ठीक है, क्योंकि जो चीज आप लोग अपने मन से समझ कर नोट करेंगे वो आपको
माइंड में जो है लेट तक रहेगा, और जो दूसरे का कॉपी करोगे वो कम टाइम तक रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा खुद के करो। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे ही सेम सेम लिखो, कहने का मेरा यही अर्थ है। आप लोग अपने मन से भी सीख कर समझ कर लिख सकते हो। ठीक है, बेशक वही करे करो। अगर जीवन में बहुत दूर तक जाना है तो हमेशा खुद का ही सुना करो। ठीक है, खुद जो समझते हो उसी को लिखा करो। ठीक है, परिभाषा से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ लगने वाला बल, बल को किससे शो करते हैं, फोर्स। इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फोर्स। तो ए लगने वाला बल ए, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती दोनों में से कोई होगा। और हम लोगों ने देखा कि अनुक्रमानुपाती लगभग बराबर ही होता है, तो बराबर, तो इसको हम लोग व्युत्क्रमानुपाती मान के चलते हैं। ठीक है, क्या होता है, दोनों आवेश के गुणनफल, दोनों आवेश के गुणनफल किसमें बोला, परिभाषा में बोला। तो Q1 इंटू Q2 बट्टे दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती, और हम लोगों ने व्युत्क्रमानुपाती में देखा था कि 1/5 आता है। ठीक है, तो 1/5 आता है अर्थात बट्टे के रूप में आता है, तो इसी को हम लोग किसमें लिखेंगे, बट्टे में, जिसको हम लोग प्रति भी बोलते रहते हैं। ठीक है, इसी को, तो इसको हम लोग बट्टे में क्या रहेगा, दूरी के वर्ग। ये देखो दूरी के वर्ग, इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूरी का वर्ग। तो दूरी का वर्ग कर देते हैं ये, और यही क्या है हमारा कूलाम का नियम। व्युत्क्रम का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती है, कौन, दूरी की, इसलिए व्युत्क्रम वर्ग का नियम, व्युत्क्रम का नियम भी कहते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, वर्ग लगाए तो वर्ग। ठीक है, जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग, आप लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा अधिकतर कि जब जब ये अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती आता है तो वहां पे कोई ना कोई प्रकार का नियतांक आता है। तो यहाँ भी वही चीज सेम होने वाला है, यहाँ भी एक नियतांक प्रवेश कर रहा है जिसका नाम क्या है, के। Q1, इसको Q2 लिख देते हैं, Q2 बट्टे R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने इतना कर लिए। इतना करने के बाद में आगे देखते हैं कि जो K का कोई ना कोई मान रहता है, कोई ना कोई चीज रहता है। तो K का मान जो है यहाँ पे, K का मान पहले शो कर देते हैं। जब भी फिजिक्स में, जो भौतिक में आपका नया चीज मिलेगा उसको हमेशा नोट करके रखा करो, ताकि आपको बाद में जब देखते हो हफ्ते दिन 15 दिन बाद, तो आपको फट से पता चले कि ये है क्या चीज। तो K यहाँ पे क्या है, जहाँ K एक अनुपाती नियतांक है, नियतांक है। और नियतांक का हमेशा कोई ना कोई मान होता है। ठीक है, जो कुछ चीजों पर निर्भर रहता है, कभी कभी सर्वमान्य भी होता है। तो जो यहाँ पे जो K है, K का मान, K का मान, K का मान दो चीजों पे डिपेंड करेगा। दो चीजों, कौन कौन सा, K का मान माध्यम और पद्धति, माध्यम और पद्धति पर निर्भर करता है। K का मान किस पे करेगा, माध्यम और पद्धति। अब ये माध्यम क्या है, माध्यम मतलब ये है, माध्यम मतलब ये समझो जैसे कि हम लोगों का वायु माध्यम है। ठीक है, वायु के अलावा निर्वात माध्यम है, इसके बाद में आता है पानी भी एक माध्यम है, लिक्विड वाले जितने भी पदार्थ रहते हैं वो भी माध्यम है। ठीक है, इन सब चीजों को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, माध्यम के नाम से। ठीक है, जहाँ पे हम लोग परीक्षण कर रहे होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है पद्धति। पद्धति मतलब आप लोग जान रहे हो सकते हैं कुछ लोग नहीं समझ रहे हो, आप लोगों ने सुना होगा एसआई पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमपीएस पद्धति। हाँ, वही जो मात्रक के में यूज करते हैं ना, पद्धति का यूज करते हैं, जो हम लोग किलोग्राम, यही सब क्या है, मात्रक का हम लोगों को पद्धति है। कोई एसआई रहता है, कोई सीजीएस रहता है। ठीक है, तो पद्धति इसी को कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को पद्धति का अच्छे से नॉलेज नहीं है तो एक बार कमेंट कीजिएगा, पद्धति का अलग से आपको अच्छे से क्लास ले लेंगे। ठीक है, क्लास में आपको बता दिया जाएगा। तो इसमें K का मान किस पे रहेगा, माध्यम और पद्धति पे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे एसआई पद्धति देखने वाले हैं। कौन सा, एसआई पद्धति। एसआई पद्धति को हम लोग अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं, तो इसी को देखने वाले हैं। आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए, वीडियो रोक कर नोट कीजिए। उसके बाद आते हैं एसआई पद्धति में। तो एसआई पद्धति में हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पे देखते हैं। आप लोग इसको वीडियो को रोक कर इसको अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, बिना नोट किए आपको आगे नहीं बढ़ना है। जब भी किसी क्लास में बैठते हो तो हमेशा नोटबुक और पेन के साथ में बैठा करो। ठीक है, चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन सा पद्धति, एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। एसआई पद्धति को हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मतलब अंतरराष्ट्रीय, यूनिवर्सल। हम लोग पूरे हर जगह जिस शब्द, जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसको हम लोग अंतरराष्ट्रीय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कौन से भाषा का यूज करेंगे, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का यूज करेंगे। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बनाने का दो नियम है। कितने नियम, दो नियम।
कौन कौन से दो देखते हैं। ठीक है, आपका जो कूलाम का नियम तो है यहीं पे कंप्लीट होता है, लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स का आता है तो आपको इसको भी शो करोगे तो एक पद्धति को आप लोग दे देते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो अंतर राष्ट्रीय पद्धति में हम लोगों का पहला आता है जब बिंदु आवेश, जब बिंदु आवेश, जो बिंदु आवेश रहेंगे वो कहाँ रहेंगे, बिंदु आवेश वायु आवेश का माध्यम, आवेश का माध्यम, ताकि आपको ये शब्द लिखोगे ना आपको याद रहेगा लेट तक, माध्यम वायु या निर्वात में हो तब, किसमें रहेगा, वायु या निर्वात। अब वायु और निर्वात क्या है, वायु जहाँ पे वायु की उपस्थिति रहेगा, क्या, वायु की उपस्थिति, वायु की उपस्थिति रहेगा, निर्वात जहाँ पे वायु की उपस्थिति नहीं रहता वहां पे उसे निर्वात कहते हैं। और निर्वात, अनुपस्थिति लिख रहे थे जी, सॉरी, निर्वात क्या लिख रहे हैं समझ नहीं आता कहाँ माइंड। ठीक है, माइंड में कुछ कुछ चीजें घूमते रहता है। ठीक है, हो जाता है, हम भी तो एक इंसान ही है ना। चलो, तो यहाँ पे वायु का मतलब क्या हुआ, उपस्थिति, उपस्थिति किसका, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ही तो वायु से बना रहता है। ठीक है, वायु में क्या रहता है, सबसे ऑक्सीजन। ठीक है, अनुपस्थिति मतलब जहाँ पे वायु प्रवेश ना करे। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, वायु जब है तो भी यही फार्मूला बनेगा जो मिलेगा, वायु नहीं है तो भी यही फार्मूला बनेगा जो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, वायु जब उपस्थिति या अनुपस्थिति रहता है तब के का मान रहता है हमारा 1/4πε0, क्या, 1/4πε0। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं जिसमें यूज करेंगे बहुत सी चीजों का। ठीक है, अब यहाँ पे इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू होता है 1/10⁹ 1/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये रहता है कूलाम स्क्वायर, ऐसे करके इसका जो है पद्धति में इसका मात्रक रहता है। ठीक है, ये हो गए यहाँ तक क्लियर, आपको जनरली इतना जानते रहो, ये भी आपका काम आता है कहीं कहीं, बट यहाँ तक ये मेन है। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से जानते रहो। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक नया वर्ड आया, क्या नया वर्ड आया, के का मान आता है 1/4πε0। और मैंने बोला था जब जब नया चीज आएगा उसको अच्छे से जान लो। ठीक है, अच्छे से समझ लो, अच्छे से सीख लो। तो यहाँ पे 4 का 4 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 या 3.14 जो होता है वही। ε0 क्या है, तो ε0 यहाँ है हमारा वायु या निर्वात, जहाँ परीक्षण कर रहे हैं उसी का वायु व निर्वात माध्यम का परावैद्युतांक, परावैद्युतांक या फिर विभुतशीलता भी कहते हैं, विभुतांक या वैभवशीलता। ठीक है, ये बोलते हैं इसको, ये क्लियर। क्या क्या बोलते हैं, वायु ε0 को वायु का निर्वात का माध्यम का पैराविद्युतांक या विभवशीलता। ठीक है, इसको जानेंगे आगे कि पैराविद्युतांक क्या होता है। ठीक है, आगे पता चलेगा। ये हो गया पहला, जब इसमें रहेगा वायु या निर्वात में रहेगा। इसके बाद हम लोग दूसरा देख रहे हैं, दूसरा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग नोट कर चुके हो, इस इक्वेशन को बस माइंड में रखे रहना। ठीक है, क्योंकि इसी में सारा काम होगा। अब देखो, एक छोटा सा काम यहाँ पे हम लोग और करते हैं। अब एफ इक्वल टू, यहाँ हमारा के मिला हुआ है और के के मान को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। के के स्थान पे कितना रखेंगे, इतना, तो के की जगह पे रखते हैं 1/4πε0। के स्थान पे तो रख दिया, अब जो बचा है उसको होगा वो लिख लेते हैं, Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर। यही हमारा क्या है, दूसरा व्यंजक है। एक हो गया ये दूसरा व्यंजक, किस स्थिति में, जब वायु या निर्वात में रहेंगे तब के लिए। ठीक है, इसके बाद इसके आगे हम लोगों का एक और देखेंगे। मैंने बोला था कि ऐसा पद्धति में कितनी स्थिति मिलेंगे, 2 स्थिति, पहला वायु या निर्वात, दूसरा जब जब वायु या निर्वात के अलावा तीसरा माध्यम हो तब। ठीक है, समझते हैं क्या है।
ठीक है। मान लो वायु या निर्वात में ये रहेगा और वायु और निर्वात के अलावा कोई तीसरा आ जाता है, कोई तीसरा अपवाद आ जाता है, जैसे कि पानी हो गया, लिक्विड हो गया, वो अपवाद नहीं है, बट मैं यहाँ पे के लिए समझने के लिए, ठीक है, बोल दोगे कि अपवाद तो बोले थे सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायु या निर्वात के अलावा कोई तीसरा, मान लो पानी में आगे है या फिर लिक्विड, क्योंकि लिक्विड में भी तो आगे तैरते रहता है ना। हाँ, तो यहाँ पे वैसी स्थिति आता है तब के का मान हमारा हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखो यहाँ ये तो रहेगा ही, क्योंकि मैंने क्या बोला था, यहाँ पे वायु की उपस्थिति अनुपस्थिति, तो ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ पे वायु उपस्थित ना हो, और जहाँ उपस्थित ना हो वहां भी ले रहे हैं, मतलब दोनों जगह रह रहे हैं, तो ये तो रहेगा ही, या तो वायु रहेगा तो भी ठीक है, नहीं रहेगा तो भी रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा। उसके बाद इसी में एक नया चीज आ जाएगा 1/एप्सिलॉन r। क्या 1/एप्सिलॉन r। अब यहाँ पे नया चीज आएगा, आपको क्या बोला था, नोट करना है, फटाक से नोट करो। एप्सिलॉन r बराबर होता है हमारा माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम जिस माध्यम में लेंगे उसी का क्या रहेगा, परावैद्युतांक, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे एक छोटा सा चीज और नोट करना, क्योंकि जो ये दिख रहा है ना आपको E0 और ER, अर्थात ए नहीं, एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन r दोनों का मान हमारा ये रहता है, सिर्फ एप्सिलॉन, ठीक है, दोनों का मान क्या रहता है, सिर्फ एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होने वाला है, अब दोनों की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, के इक्वल टू, आगे आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन, इन दोनों की जगह पे क्या लिख दिया हम लोगों ने, एप्सिलॉन। और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, मैंने बोला था जब जब नहीं आएगा तब तब लिखते रहना। जो एप्सिलॉन है वो है माध्यम का निरपेक्ष पराविद्युतांक, ठीक है। सब चीज को क्लियर करूंगा, बस आप लोग लास्ट तक रहना, थोड़ा सा और एक लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा के का मान क्या हो गया, ये मिल गया। अब इस के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में के का मान रखने पर, मान रखते हैं तो समीकरण 1 क्या था, लिख देता हूँ, आप लोग नोट किए होंगे तो देखोगे, नहीं किए होंगे तो कहाँ से देखोगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण 1 क्या था, के इक्वल के इंटू Q1 Q2/r का स्क्वायर, यही था। यहाँ पे हम लोग के स्थान पे क्या लिखेंगे, कितना लिखते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा समीकरण 3, ठीक है। इस प्रकार से आपको वायु में रहेगा या निर्वात में रहेगा तो भी मिल गया, नहीं रहेगा उसके अलावा कोई तीसरा आता है तो भी मिल गया। सबसे ज्यादा आप लोग इस फार्मूले का यूज करोगे, ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्या है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग आज का क्लास यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है आज फिजिक्स के फर्स्ट क्लास को अच्छे से सीखे होंगे, समझे होंगे, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।